नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर मनोविज्ञान की विधियाँ मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी के ऊपर बेस्ड है। दोस्तों, इससे पहले हमने जो लेक्चर पढ़ा था वो था मनोविज्ञान के संप्रदाय, जिसमें हम लगभग सारे संप्रदाय पढ़े जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है ये टॉपिक रहेगा मनोविज्ञान की विधियाँ। यहाँ से भी जुड़े हुए कई सारे प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। दोस्तों, एक और बात, आज का हमारा एग्ज़ाम शुरू होने से पहले आप सभी को बता दूं कि आज जो 23 फरवरी था और बजट घोषणा की गई मुख्यमंत्री और जो कि वित्त मंत्री का भार भी संभाले हुए हैं, तो उनके द्वारा जो घोषणा की गई जिसमें लगभग 62,000 भर्तियों पर 23-24 जुलाई को रिट परीक्षा होने वाली है, जिसमें लगभग 15,000 पदों पर लेवल फर्स्ट के लिए, बाकी पदों पर लेवल सेकंड के लिए वो भर्ती होगी। दूसरी बात दोस्तों कि लगभग सरकार 2,000 इंग्लिश मीडियम स्कूल राजस्थान में खोलने वाली है, जिस पर लगभग 10,000 इंग्लिश मीडियम के टीचर्स वह लगाएगी। तो सभी दोस्तों को मेरा एक बार फिर नमस्कार और सभी को सूचित करता हूं कि सभी आसानी से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज गवर्नमेंट यहाँ पर निकालने वाली है आने वाले टाइम पर, और आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, वो आसानी से बन सकते हैं। दोस्तों, ऐसा कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ पर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी नहीं आएगी। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये मेरी सफलता के सूत्रधार हैं। दोस्तों, ये बड़े आसान हैं लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। आपको लगता है कि ये ऐसे ही हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो चलते हैं दोस्तों। हमने मनोविज्ञान की विधियों को यहाँ पर 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। पहला हमने डिवाइड किया है आत्मनिष्ठ विधि, जिसे सब्जेक्टिव मेथड्स कहते हैं, वस्तुनिष्ठ विधि जिसे ऑब्जेक्टिव मेथड कहते हैं, और विवरणात्मक विधियाँ। तो जैसे आत्मनिष्ठ विधियों की बात करें तो अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि इसमें सम्मिलित की जाती है। वस्तुनिष्ठ विधि में प्रयोगात्मक विधि सम्मिलित की जाती है, और विवरणात्मक विधियों में बहुत सारी विधियां आती हैं, जैसे व्यक्ति इतिहास विधि, जिसे व्यक्ति गाथा विधि या जीवन व्रत विधि भी कहते हैं, समाज मिति विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विश्लेषणात्मक विधि, मनोविश्लेषणात्मक विधि, है ना, प्रश्नावली विधि, ऐसे कई सारी विधियां हैं जो हम पढ़ेंगे। दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आज की हमारी मनोविज्ञान की पहली विधि आत्मनिष्ठ विधि, जिसका पहली विधि होगी अंतर्दर्शन विधि। दोस्तों, अंतर्दर्शन जो विधि है, अंतर्दर्शन विधि के संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो इसे आत्मनिरीक्षण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी विधि भी कहते हैं इसे? आत्मनिरीक्षण पद्धति। साथ ही अंतर्दर्शन विधि को इंग्लिश में इंट्रोस्पेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। यह एक आत्मनिष्ठ विधि है, स्वयं का स्वयं के द्वारा मूल्यांकन करना। अंतर्दर्शन का मतलब होता है स्वयं का स्वयं के द्वारा, मतलब खुद अपने आप मूल्यांकन करना अंतर्दर्शन विधि कहलाता है। अर्थात स्वयं को विषय के रूप में लेकर, मतलब अपने आप को एक विषय बनाना है। मतलब विषय मतलब कि किसके बारे में अध्ययन करना है? स्वयं का अध्ययन करना है। तो अपनी ही अनुभूतियों, अपने अंदर जो फीलिंग्स आती है, अनुक्रियाओं, रेस्पॉन्सेस, अनुभवों, एक्सपीरियंसेस तथा मनोस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या किसी हल पर पहुंचना अंतर्दर्शन विधि है। सीधी सी बात है, व्यक्ति स्वयं का अध्ययन करता है, स्वयं की अनुभूतियों को महसूस करता है, स्वयं की अनुक्रियाओं, स्वयं के अनुभवों, मनोस्थितियों सभी के बारे में विचार करके एक निष्कर्ष पर पहुंचता है, वही उसे अंतर्दर्शन विधि कहते हैं। इसका प्रमुख आधार आत्मचिंतन, ये आरंभ चिंतन माफ कीजिएगा दोस्तों, आत्मचिंतन व मनन है। मतलब आत्मचिंतन करना, स्वयं का में अंदर आंतरिक रूप से चिंतन करना और मनन करना प्रमुख आधार है अंतर्दर्शन विधि का। इसके प्रवर्तक जॉन लॉक माने जाते हैं। जॉन लॉक दार्शनिक जो हैं, इसके अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इसे एक प्राचीन विधि भी माना जाता है। परंतु जब हम शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करने वाले की बात करते हैं
तो इसमें विलियम वुंट व टीचनर का नाम आता है। ध्यान देना दोस्तों, कहीं पर जगह आप पढ़ोगे कि अंतर्दर्शन विधि के प्रवर्तक विलियम वुंट है, ऐसा नहीं है। प्रवर्तक जॉन लॉक है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान में इसका प्रयोग करने वाले कौन? विलियम वुंट एंड टीचनर। टीचनर अंतर्दर्शन विधि के बारे में कहते हैं, अपने आप में देखना ही अंतर्दर्शन है, अपने आप में देखना ही अंतर्दर्शन है। और एंजिल महोदय कहते हैं, अंदर की ओर देखना तथा अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। अंदर की ओर देखना अथवा अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। तो ध्यान रखना दोस्तों, टीचनर कहा अपने आप में देखना ही अंतर्दर्शन है, और एंजिल कहते हैं अंदर की ओर देखना अथवा अंतः प्रेक्षण ही अंतर्दर्शन है। विलियम जेम्स भी अछूते नहीं रहे, उन्होंने भी आलोचना करते हुए अंतर्दर्शन के बारे में कहा कि इसके द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्दर्शन विधि के द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसा है जैसे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना है। अंतर्दर्शन विधि का मतलब क्या है? विलियम जेम्स कहते हैं कि इसके द्वारा बालक के व्यवहार का अध्ययन करना ठीक वैसे जैसे हम बालक का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, जैसे अंधेरे को जानने के लिए एक साथ लाइट जला देना। जब हम बात करते हैं दोस्तों इसके गुण और विशेषताओं की, तो एक सबसे आसान विधि है। व्यक्ति की खुद के निरीक्षण के लिए खुद को ही, किसी दूसरे को यहाँ पर नियुक्त नहीं किया जाता है, स्वयं को ही स्वयं का निरीक्षण करना होता है। ये सबसे सरल विधि है, ये प्राचीन विधि है, सबसे कम खर्चीली, क्योंकि इसमें कोई उपकरण वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति सरलता से अपनी आंतरिक क्रियाओं का निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण हेतु किसी विशेष यंत्र, उपकरण, परिस्थिति, समय आदि की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्ति को वास्तविक आभासी ज्ञान होता है। ध्यान देना, मतलब व्यक्ति को अपना स्वयं का ज्ञान स्वयं को सबसे ज्यादा होता है, और वह लेकिन दूसरों के लिए वो काल्पनिक हो सकता है। अब ये इसके कुछ कुछ गुणों और विशेषताएं तो हैं दोस्तों, मेरिट्स हैं, बट इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिसे हम हानियां कहते हैं। डीमेरिट्स क्या है? वैज्ञानिकता का अभाव, क्योंकि दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार का उपकरण का प्रयोग नहीं किया गया है। वैज्ञानिकता का अभाव होने के कारण इसकी वैधता एवं विश्वसनीयता नहीं है। बहुत कम का मतलब नहीं के बराबर है, क्योंकि यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। मस्तिष्क के दो भागों में बढ़ जाता है, ज्ञेय व ज्ञाता, क्योंकि स्वयं ही ज्ञेय भी होता है जिसके बारे में जानना है, और स्वयं ही ज्ञाता भी होता है जो जानता है। तो इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। किसको कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है दोस्तों? कंफ्यूजन हो जाता है खुद को ही, अर्थात जो किसी भी प्रकार का जो अध्ययन करना चाहता है स्वयं का, उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। कमजोर, मंद बुद्धि, चंचल प्रवृत्ति के बालक स्वयं का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। सही है दोस्तों, मंद बुद्धि बालक अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, चंचल प्रवृत्ति वाले बालक अपना अध्ययन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए यह यहाँ पर भी फेल हो जाती है। इसमें वस्तुनिष्ठता का अभाव है दोस्तों, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ विधि है, स्वयं पर केंद्रित है। मस्तिष्क की वास्तविक दशा का ज्ञान संभव नहीं है। मस्तिष्क की जो दशा है उसका भी ज्ञान नहीं है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी विधि की, जिसका नाम है बहिर्दर्शन विधि, जिसे हम एक्स्ट्रोस्पेक्शन कहते हैं। इसके प्रवर्तक जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन कौन? व्यवहारवाद के जनक। इसे निरीक्षण विधि या अवलोकन विधि या ऑब्जर्वेशनल मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये अंतर्दर्शन विधि का थोड़ा सा विपरीत है, क्योंकि उसमें स्वयं का अध्ययन करता है, इसमें स्वयं दूसरों का अध्ययन करता है, अर्थात दूसरों की मानसिक क्रियाओं तथा व्यवहार का अध्ययन करना क्या है? बहिर्दर्शन विधि है। इसे अवलोकन विधि भी कहते हैं। यह विधि छोटे बालक, जानवर, मन बुद्धि का अध्ययन के लिए उपयुक्त है। मतलब बालकों का अध्ययन करना हो, जानवरों का अध्ययन करना हो, मंद बुद्धि बालकों का, पागल का अध्ययन करना हो, उसके लिए यह श्रेष्ठ विधि है। यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है दोस्तों, अतः वैधता व विश्वसनीयता अधिक है। ध्यान देना, जहाँ वैज्ञानिक बात आ जाती है वहाँ विश्वसनीयता और वैधता बढ़ जाती है। इसमें टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा आदि उपकरणों का प्रयोग संभव है। मतलब आप किसी के व्यवहार का निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, तो आप टेप रिकॉर्डर के माध्यम से उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके, उसके फोटोज खींच करके आप इसका एक मतलब उसका इंस्पेक्शन कर सकते हो। इसमें व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार का पता चल जाता है। क्यों?
क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसका परीक्षण कर रहा है और दूसरा व्यक्ति परीक्षण करेगा तो सही करेगा। परंतु दोस्तों इसमें भी कुछ हानियां हैं। हानियां ये होती है कि यदि गोपनीयता भंग हो जाए, कहने का मतलब है कि यदि जिस व्यक्ति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसको पता चल जाए कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरा परीक्षण कर रहा है, मेरी पर नज़र रख रहा है, तो हो सकता है उसका व्यवहार बनावटी हो सकता है। यह थोड़ी खर्चीली है। खर्चीली का मतलब जैसे टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, कैमरा वगैरह का इसमें यूज़ किया जाता है तो वहाँ खर्च पैसा लगता है और इसमें थोड़ा समय लगता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ और कर रहा होता है परंतु निरीक्षक अनुमान कुछ और लगा लेता है। हाँ दोस्तों, हमें पता नहीं है कि ये हम जिसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसके बारे में निरीक्षण कर रहे हैं, वो कार्य तो कुछ और कर रहा है और हम सोचते हैं कि नहीं, इसके पीछे पड़ जाते हैं और हो सकता है कुछ अनुमान और लगाने से व्यवहार में खराबी भी आ सकती है। एक ही व्यवहार से कई मानसिक क्रियाओं का प्रतीत होना। हमें जब कोई वो एक ही एक्टिविटी कर रहा होता है तो हमें लगता है कि अलग अलग प्रकार के हम अंदाजा लगा सकते हैं। एक और बात यहाँ सामने आती है कि जो व्यवहार का अध्ययन कर रहा है दूसरा व्यक्ति, यदि कोई उसका रिश्तेदार है, उसी का पड़ोसी है या कोई भी मतलब उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, हो सकता है वो पक्षपात कर सकता है और पक्षपात करने की वजह से वह उसकी जो कमियां हैं उसको सामने नहीं लाएगा। एक और चीज़, प्रशिक्षित अवलोकनकर्ता का अभाव। हाँ दोस्तों, इसमें थोड़ा प्रशिक्षण प्राप्त जो निरीक्षक होता है उसकी आवश्यकता होती है, जो कि बहुत कम हमें मिलते हैं, अर्थात ट्रेंड इंस्पेक्टर की आवश्यकता होती है। इसमें अचेतन मन व आंतरिक व्यवहार का अध्ययन संभव नहीं है। ध्यान देना दोस्तों, अचेतन मन का हम अध्ययन इसमें नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना दोस्तों। जब हम बात करते हैं तो बहिर्दर्शन विधि के 4 प्रकार हैं। बहिर्दर्शन विधि को 4 भागों में बांटा जाता है: अनौपचारिक, औपचारिक, आकस्मिक, सुव्यवस्थित या क्रमिक बहिर्दर्शन। अनौपचारिक बहिर्दर्शन का मतलब होता है केवल उद्देश्य निश्चित करके किया गया निरीक्षण। पहले से हम कोई उद्देश्य निश्चित कर लेते हैं कि हमें इस चीज का पता लगाना है और इस तरीके से उसका निरीक्षण करना है, तो उस निरीक्षण को अनौपचारिक कहते हैं। दूसरा औपचारिक, नियंत्रित परिस्थितियों में पहले से हमने टाइम फिक्स कर रखा है, इस जगह पर ही करना है, इस समय के बीच ही करना है, तो वह औपचारिक परीक्षण। तीसरा है आकस्मिक, अर्थात अवलोकन पूर्व नियोजित नहीं होता है, पहले से कोई प्लानिंग नहीं बनती है, अपने आप अचानक जहाँ कहीं जगह मिलती है हम उसके बारे में निरीक्षण करने लग जाते हैं, उसे आकस्मिक कहते हैं। अचानक किसी के व्यवहार का निरीक्षण करना। सुव्यवस्थित या क्रमिक बहिर्दर्शन का मतलब होता है दोस्तों एक व्यवस्थित तरीके से पहले उसके बारे में जाना, फिर उसके परिवार के बारे में जाना, फिर उसके कार्यक्षेत्र के बारे में जाना, हर चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से जानना, निरीक्षण करना सुव्यवस्थित बहिर्दर्शन के अंतर्गत आता है। दोस्तों, आज हमने आत्मनिष्ठ विधियां, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग तैयारी में जुट जाइए। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि जुलाई के महीने में रिट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, तो ये जो नोट्स हैं ये रिट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट ग्रेड के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोग मेरी शुभकामनाओं के साथ में तैयारी में जुट जाइए। और इससे पहले की वीडियोस यदि आप देखना चाहते हैं तो आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट मनोविज्ञान और साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर के आप कंटिन्यूअसली लगभग सभी भागों को एक साथ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट।